हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल। ठीक है, सिलेबस आपका काफ़ी हो गया होगा, फिर भी बच रहा है तो ठीक है, साइड बाय साइड आप कर सकते हैं। रिवीजन का हमारा पर्पस क्या है? हम टच में रहें, हम पुराने चैप्टर्स जो हमने कर लिए उनसे टच में रहें, तो क्वेश्चंस आप करें। इस बार जो लास्ट टाइम मैंने आईनी के क्लीवियम दिया था उसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आपने देखा होगा, मैंने डाले थे कि हमारा आंसर ये आना चाहिए पर आंसर कुछ और आ रहा था, तो थोड़ा ट्रिकी था लास्ट वाला। इस बार मैंने बेसिक कहाँ पे लेके आए? इस बार हम बेसिक नीट लेवल पे क्वेश्चंस को लेके आए। तो बेसिक नीट लेवल पे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें क्या ध्यान रखना है? उसमें हमें ध्यान रखना है कि 30 सेकंड्स में हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ इसको 30 सेकंड्स में करना है, क्योंकि ओएमआर शीट भरने और क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम चला जाता है। 30 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, फिर भी मैं तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। स्पीशीज एक्टिंग एट बोथ एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस, मेरे हिसाब से आप ये शायद ही सॉल्यूशन सुनोगे, आगे बढ़ जाओगे, फिर भी मेरा काम है बताना। मैं सारे कंसेप्ट्स को बताऊंगा। ऑलवेज रिमेंबर, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इजी क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है। इजी क्वेश्चन शुड बी रेड केयरफुली। गलत जो टफ क्वेश्चन है वो गलत हो जाए वो बात अलग है, पर इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बोथ दोनों की तरह करे, ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज बेस। तो HSO4 माइनस को हम बहुत अच्छे से देखते हैं, तो हमें पता है कि H प्लस ये रिलीज भी कर सकता है। इसके पास एक H प्लस है और इसके पास माइनस चार्ज है। हमें पता है H2SO4 बना सकता है कैसे? एक H प्लस लेके, एक H प्लस लेके ये H2SO4 बना सकता है। तो हमारे पास जब H प्लस ले भी सके दे भी सके, यानी ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? H प्लस रिलीज कर रहा है यानी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एंड H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है यानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस। तो इट कैन एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज बेस। तो आंसर तो ए होगा। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। जब भी सोडियम और ये सब आयन दिख जाए तो मेरे को पता है सोडियम आयन क्या होता है। सोडियम आयन इज स्पेक्टेटर आयन। मुझे कैसे पता लगा स्पेक्टेटर आयन? और इसका मतलब क्या है? स्पेक्टेटर आयन का मतलब है जो रिएक्शन में पार्ट ना ले, जो रिएक्शन में पार्ट ना ले। दर्शक, जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है तो जो हमारे पास स्पेक्टेटर्स हैं, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। तो रिएक्शन में पार्ट कौन लेता है? बाकी आयंस लेते हैं। ये स्पेक्टेटर आयन है। कैसे पता लगा? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के जो कॉन्जुगेट आयंस होते हैं या जो आयंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वो हमारे पास स्पेक्टेटर आयंस होते हैं। तो स्पेक्टेटर आयंस हमें याद रखना है कौन से होते हैं। जैसे NaOH था, NaOH में OH माइनस तो रिएक्ट कर गया, Na प्लस बच गया। तो जो कॉन्जुगेट आयंस हैं ये स्पेक्टेटर आयन होते हैं। ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कार्बोनेट आयन ही रिएक्शन करेगा पानी के साथ। कार्बोनेट आयन का बेचारे का H प्लस छीन लिया गया था, जैसे ही मौका लगेगा वो H प्लस ले लेगा, HCO3 माइनस बना लेगा। ठीक है, तो जब ये HCO3 माइनस बना लेगा तो इसे कह देंगे हाइड्रोलिसिस। साइड में OH माइनस निकलेगा, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो हमारे पास बी आंसर नहीं होगा। सी पे भी हम देखते हैं, सी अमोनिया। अमोनिया तो बेस है, हमें पता है। NH4 प्लस बना लेगा H प्लस लेके, तो अमोनिया बेस है, अमोनिया से हमें कहीं मतलब नहीं है। डी OH माइनस, OH माइनस तो हमारे पास बेस की तरह बिहेव करता है, ये इसमें कोई बात ही नहीं है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, व्हेन रेन इज अकम्पनाइड बाय अ थंडरस्टॉर्म। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, बिलीव मी, मैंने इस क्वेश्चन को काफी सारे बच्चों पे ट्राई किया एंड बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। तो इसकी pH वैल्यू जो रेन वाटर विदाउट थंडरस्टॉर्म है उससे ज्यादा होगी, उससे कम होगी। तो हमारे पास एक बार थंडरस्टॉर्म आ रहा है और एक बार नहीं आ रहा है। तो ये विदाउट थंडरस्टॉर्म मानते हैं, यानी सिर्फ पानी है, रेन वाटर। पूरा लिखूं, विदाउट थंडरस्टॉर्म। और ये क्या है? अगला वाला है हमारे पास थंडरस्टॉर्म। अब क्या होता है? विदाउट थंडरस्टॉर्म जो रेन वाटर होता है, यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन या सल्फर की कोई ऑक्साइड्स नहीं होती। देखो हमारे पास जितनी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती है, क्या बोला मैंने? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो कौन सी होती हैं? वो एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं। ये हमें पता होना चाहिए। और ये पानी में जाके क्या बनाती हैं? प्लस वाटर। ये वाटर के साथ मिलके क्या बना देते हैं? एसिड। इसे कहते हैं, हमारे पास क्या हुआ? ये एसिडिक ऑक्साइड जो है वाटर के साथ मिलके एसिड बनाते हैं। और अगर मैंने एसिड में से पानी निकाल दिया तो हमारे पास वापस से एसिडिक ऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड तो एसिडिक होती है, मेटालिक हमारे पास बेसिक नेचर की होती है। सोडियम की ऑक्साइड जो है बेसिक होगी। अब ये बोल रहा है कि थंडरस्टॉर्म हुआ। थंडरस्टॉर्म से क्या होता है? एक्चुअली नाइट्रोजन इज वेरी लेस रिएक्टिव।
पर अगर थंडरस्टॉर्म होता है, यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज होता है, बहुत हाई वोल्टेज होता है, बहुत हाई वोल्टेज में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वेरियस ऑक्साइड्स बना लेता है, NO बना लेगा, NO2 बना लेगा। एक सल्फर जो कि बहुत कम जगह होता है, सिटीज में तो मोस्टली होता है, हम सिटीज में अच्छे से जानते हैं कि हमें बोला जाता है एटलीस्ट फर्स्ट रेन में तो नहीं नहाना चाहिए, और फर्स्ट रेन में अगर हम नहाते हैं तो हमारी स्किन पे रैशेस पड़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट रेन में सल्फर जो होता है, अगर सल्फर के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया तो हमारे पास क्या होगा, SO2, इसे कहते हैं H2SO3, जो हमारे पास एसिड है वो बन जाएगा। सल्फर ऑक्सीजन के साथ फर्दर, जैसे नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड बना रहा है और भी ऑक्साइड बना रहा है, ऐसे सल्फर भी ऑक्साइड बनाता है, एसिड और एसिडिक ऑक्साइड पानी में जाके एसिड बना लेती है, HNO2 बना लेगा, HNO3 बना लेगा, यहाँ पे भी H2SO3 बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, यानी एसिड बन जाएगा। एसिड अगर बना, एसिड का फॉर्मेशन थंडरस्टॉर्म में हुआ, एसिड फॉर्मेशन पे पीएच, बोलो, एसिड फॉर्मेशन पे पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेन अकम्पनाइड बाय थंडरस्टॉर्म, द कलेक्टेड रेन वाटर विल हैव पीएच वैल्यू slightly lower than that of rain water without thunderstorm. Without thunderstorm pH ज्यादा होगा क्योंकि less acidic होगा, ये हमारे पास विदाउट थंडरस्टॉर्म में लेस एसिडिक होगा, और अगर थंडरस्टॉर्म आया तो मोर एसिडिक होगा। मोर एसिडिक का मतलब है इसका पीएच क्या होगा बच्चों, इसका पीएच कम होगा, तो इसका पीएच कम होगा, स्लाइटली लोअर, हाँ या ना, ठीक है। तो स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ रेन वाटर विदाउट थंडरस्टॉर्म, विदाउट थंडरस्टॉर्म से इसका पीएच जो है, इसके पीएच के कंपेयर में हमारे पास थंडरस्टॉर्म में पीएच कम होगा, इसका पीएच हायर, यानी बेसिक या लेस एसिडिक, ये मोर एसिडिक रहेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the conjugate base of OH-? देखो है बहुत इजी, 99% बच्चा अगर कर भी लेता है, पर वो कंफ्यूजन एग्जाम में होता है। बात एक क्वेश्चन की नहीं है, बात क्वेश्चन को 30 सेकंड में, 30 सेकंड क्वेश्चन है, 30 सेकंड में आपने गलत तो नहीं कर दिया, ये आप ध्यान रखें। तो हमारे पास क्या होता है, OH- है, कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है। कॉन्जुगेट बेस का मतलब है इसमें से H+ निकालेंगे, जैसे ही H+ निकालेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा, O2-। तो एसिड निकाल, इसमें से H+ निकाल दिया तो ये इसका क्या बच जाएगा, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड है, एसिड में से H+ गया तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। वैसे मुझे देखते ही पता लग गया कि हमारे पास क्या बनेगा, O2-। बाकी आप और भी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। तो 30 सेकंड क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि गलती ना करें। द फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, एक एसिड के दो डिसोसिएशन कांस्टेंट हैं, तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, हमें ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था हमने। हम कैसे पढ़ते हैं, मान लो H2S है, H2S पहली बार में पहला H+ रिलीज करेगा, ये H+ देगा और HS- बनेगा। यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 कह सकते हैं इसका, ठीक है। अब हमारे पास वापस से HS- जो है, HS- वापस से H+ देगा और ये बनाएगा S2-। कंसंट्रेशन जो है K2 की, K2 विल बी इक्वल्स टू, हमें पता है एंड K2 किसके बराबर होता है, डाइप्रोटिक आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन के बराबर होता है, ये हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा हुआ। नाउ हमारे पास क्या कह रहा है, ये K1 K2 है और वो कह रहा है कि ओवरऑल, अगर हमारे पास ओवरऑल की बात करें तो दोनों H+ निकालेगा, तो H2S जो है दोनों H+ निकालेगा, कैसे निकालेगा, 2H+ प्लस S2-, 2H+ प्लस S2-। तो हमारे पास जब दोनों H+ निकालेगा, पहला H+ भी निकालेगा, दूसरा भी निकालेगा, तो इसका नेट K क्या होगा, इसका नेट देयरफॉर K क्या होगा, K1 into K2, K1 into K2 विल बी द K। आप चाहो तो रिएक्शन नंबर 1 और 2 को जोड़ लें, जब रिएक्शन ऐड होती है तो K मल्टीप्लाई होता है, क्यों मल्टीप्लाई होता है करके लिख लेना, इसका K लिखना, इसका K लिखना, इसका K लिखना, तो आपको पता लग जाएगा कि K1 और K2 की वैल्यू यहां से डालना, K की वैल्यू यहां से डालना, तो आपके पास LHS RHS के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 3 रिएक्शंस है हमारे पास, 3 रिएक्शंस इन्वॉल्विंग H2PO4- आर गिवन बिलो। 3 रिएक्शंस आर देयर, पहली रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन है और तीसरी रिएक्शन है। पहली रिएक्शन में जरा क्या हो रहा है देखें,
ये अपना H प्लस लूज कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपना H प्लस लूज कर रहा है माइनस H प्लस। जब ये अपना H प्लस लूज करेगा तो दूसरे को दे देगा H प्लस लूज कर रहा है, यानी ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, हाँ या ना। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो ये भी अपना H प्लस लूज कर रहा है, ये भी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ये एसिड है तो ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, हाँ या ना। तो H2PO4 माइनस जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो ये रहा, H2PO4 माइनस वो H प्लस छीन रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ये इससे H प्लस छीन रहा है। देखो बेस क्या कर रहा है, ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, गेनिंग H प्लस ले रहा है, हाँ या ना। तो अगर हम तीनों रिएक्शंस को देखें तो पहले वाले में H2PO4 माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा ये पूछ रहा है। अच्छा ये एसिड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में H2PO4 माइनस जो है ये कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव करेगा, पहला केस। दूसरे केस में किसकी तरह बिहेव करेगा, H2PO4 माइनस इज एक्टिंग एज बेस, सॉरी एसिड, यहाँ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। थर्ड वाले में अगर हम देखें, थर्ड वाले में H2PO4 माइनस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, H2PO4 माइनस इज एक्टिंग एज बेस। गेटिंग माय पॉइंट? सो हमारे पास आंसर क्या होगा, इन द above question, in the above part, H2PO4 minus acting as an acid, acid की तरह कहाँ एक्ट कर रहा है, सेकंड वाले में only। Are you getting my point? तो जब ये H प्लस हमारे पास क्या करेगा, रिलीज करेगा, तब ये बिहेव करेगा एसिड की तरह। So हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, amongst the following the total number of compounds whose aqueous solution turns red litmus paper blue is। important क्वेश्चन है बच्चों, this is important question, याद रखना, ठीक है। एक तो बहुत सारों को ये अभी भी याद नहीं है कि रेड लिटमस पेपर जो है अगर ब्लू आ जाए, रेड लिटमस पेपर को अगर हम ब्लू बोल रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास सॉल्यूशन मस्ट बी बेसिक इन नेचर, बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सॉल्यूशन मस्ट बी बेसिक इन नेचर, तो बेसिक सॉल्यूशन होगा तभी हमारे पास रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, KCN कितने होंगे इसमें। सबसे पहले बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, देखो एक एक करके सारे हम लोग सॉल्ट्स को या आयंस को चेक करते हैं। KCN है, KCN को मैं सबसे पहले डिसोसिएट करता हूं कैटायन और एनायन। अभी K प्लस आया कहां से, K प्लस केम फ्रॉम वेयर, फ्रॉम KOH आया होगा। KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस का आयन है तो वो पानी से रिएक्ट नहीं करता, तो हमें याद रखना है स्ट्रॉन्ग बेस का या स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन जो है पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो K प्लस फ्रॉम KOH स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, यानी इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं स्पेक्टेटर आयन। क्या नाम देते हैं, स्पेक्टेटर आयन। जो स्पेक्टेटर आयन है वो पानी में घूमता रहता है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नो हाइड्रोलिसिस। इसका केवल पानी में क्या होगा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स इसके आसपास चिपक जाएंगे। तो K प्लस के आजू बाजू पानी के आयंस या पानी के मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे। कैसे, हम देख सकते हैं K प्लस है। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में अंतर है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रेशन का मतलब है पॉजिटिव आयन के आसपास नेगेटिव आयन जो है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये बहुत सारे आयंस जो हैं या बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस आयन के आसपास इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमारे पास इसे कहते हैं हाइड्रेशन। जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उतना हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो K प्लस स्पेक्टेटर आयन है, नो रिएक्शन विद वाटर, यानी कोई ना एसिडिक सॉल्यूशन है ना बेसिक सॉल्यूशन है। स्पेक्टेटर आयन है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम लिखते हैं Cn माइनस। अगर मैं यहाँ Cn माइनस की बात करूं, Cn माइनस जो आया है फ्रॉम वीक एसिड, अगर तुम्हें याद है वीक एसिड कौन सा होता है, HCN, फ्रॉम वीक एसिड HCN, यानी Cn माइनस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, therefore Cn minus will undergo hydrolysis. Hydrolysis means reaction with water.
अगर तुम लिखना चाहो ये भी लिख दो, रिएक्शन विद वाटर, दिस इज इंपॉर्टेंट। पानी के साथ रिएक्शन करेगा Cn माइनस, तो Cn माइनस जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा, जरा रिएक्शन देखें क्या होगा, Cn माइनस प्लस वाटर, ये क्या देगा, ये हमारे पास देगा HCN प्लस OH माइनस, हाइड्रोलिसिस होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, यानी ये हमारे पास Cn माइनस जो है बेसिक सोल्यूशन फॉर्म करेगा, बेसिक सोल्यूशन देगा Cn माइनस। तो जो बेसिक सोल्यूशन दे दे, हमें क्या चाहिए, जो बेसिक सोल्यूशन दे दे वो हमारे पास क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर मैं कहूं तो KCN इज करेक्ट आंसर। कलर चेंज करते हैं, KCN हमारे पास एक तो KCN आंसर हुआ। नेक्स्ट KCN के बाद हम चेक करते हैं K2SO4। जरा K2SO4 की कहानी को चेक करें। K2SO4 में कौन कौन से आयन है, पोटेशियम आयन एंड सल्फेट आयन। सबसे पहले हम इसके आयन्स को लिख दें, K प्लस आयन, अगेन K प्लस इज स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन है जैसे हमने अभी अभी देखा, तो स्पेक्टेटर आयन पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। सल्फेट आयन, सल्फेट आयन कहां से आया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 से आया है। याद रखना हमें जब तक ये पता ना हो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट क्या है, तो लर्न द कंप्लीट लिस्ट जो हमारे पास है, मैंने लिखवाई हुई भी है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। हमें पता होना चाहिए कौन क्या है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 यानी सल्फेट आयन भी क्या है, ये स्पेक्टेटर आयन है जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, ना H प्लस रिएक्ट करे, K प्लस रिएक्ट करेगा, ना SO4 माइनस रिएक्ट करेगा। तो हमें ये याद रखना है, लर्न दिस, everyone should learn the complete list of strong acid, strong base, weak acid and weak base। तो K2SO4 में K प्लस स्पेक्टेटर आयन है, सल्फेट आयन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आयन आया हुआ है, तो ये स्पेक्टेटर आयन है। स्पेक्टेटर आयन जो है पानी से रिएक्ट नहीं करता, यानी ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, इसका पीएच क्या होगा, 7, therefore it is a neutral solution। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच हमारे पास लगभग यहाँ पे 7 ही आएगा, लगभग क्या 7 ही बोल देता हूँ, 100% न्यूट्रल मान लेता है, ठीक। तो हमारे पास ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, पहले हम ये कह देते हैं कि K2SO4 नहीं होगा। NH4 होल ट्वाइस C2O4, अगला हमारे पास क्या टारगेट है, हमें अमोनियम और क्या है, ऑक्सलेट आयन, अमोनियम ऑक्सलेट है हमारे पास, अमोनियम ऑक्सलेट है NH4 होल ट्वाइस C2O4। जरा इसको ब्रेकअप करें, दोबारा ब्रेकअप नहीं कर रहा हूं। NH4 प्लस क्या करेगा, ये कहां से आया, वीक बेस से आया, वीक बेस से आया है, यानी NH4OH से आया है। NH4OH इज वीक बेस, वीक बेस का जो आयन है वो पानी से डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। ये NH4 प्लस जो है वाटर से रिएक्ट करेगा, और जब भी वाटर से रिएक्ट करेगा क्या बना देगा, NH4OH प्लस क्या निकाल देगा, H प्लस। तो ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस करेगा। सिमिलरली ऑक्सलेट आयन जो है वो भी हाइड्रोलिसिस करेगा, वो भी पानी से हाइड्रोलिसिस करेगा, क्योंकि ये भी वीक एसिड से आया है, तो ये क्या बना देगा, एक H प्लस देते हैं, HC2O4 माइनस प्लस OH माइनस रिलीज हो जाएगा, ये H प्लस छीन लेगा, OH माइनस रिलीज हो जाएगा, यानी दिस इज सॉल्ट ऑफ, ये हमारे पास किसका सॉल्ट है, कलर चेंज करें वापस से, दिस इज सॉल्ट ऑफ, बोलो किसका सॉल्ट है, वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर वीक एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट के बारे में पता है तो हमें पता है इसका सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, मींस दिस इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। ये हमारे पास क्या रहेगा, न्यूट्रल, यहां लिख देता हूं मैं, देयरफॉर इट इज अ न्यूट्रल, लगभग न्यूट्रल, ठीक है, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। पीएच लगभग 7 आएगा, वो के और केबी पे डिपेंड करता है, तो लगभग 7 आएगा, लगभग न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेट हमने देखा, अप्रोक्सीमेटली,
ठीक है, लगभग न्यूट्रल सॉल्यूशन आता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसमें दोनों ही हाइड्रोलिसिस करते हैं, एक H+ निकलता है, एक OH- निकलता है। हाँ, इक्विलिब्रियम के लिए मेंटेन रहना चाहिए H+ OH-, पर ये काफी हद तक एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी कर देते हैं अगर एक्स्ट्रा रहेंगे। तो हमारे पास इसका लगभग pH 7 होता है। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो ये भी हमारे पास जो है बेसिक सोल्यूशन नहीं देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कलर चेंज करते हैं, NaCl। NaCl तो सबको पता है, दोनों ही स्पेक्टेटर आयन है, Na+ और Cl-। NaCl को अगर हम ब्रेक करें, Na+ कहां से आया, NaOH से, स्ट्रॉन्ग बेस से आया, Cl-B स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, यानी ये दोनों ही स्पेक्टेटर आयन है। स्पेक्टेटर आयन जो है पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, विल नॉट हाइड्रोलाइज, will not undergo हाइड्रोलाइसिस नहीं करेंगे। ठीक है, NaCl हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो NaCl घट गया, ZnNO3 होल ट्वाइस। तो हमारे पास आया ZnNO3 होल ट्वाइस। जरा ब्रेक करें, मुझे देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हमारे पास हुआ क्या है। Zn2+ है, ये कहां से आया होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड हमें पता होना चाहिए क्या है, वीक बेस। वीक बेस है यानी विल अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। तो Zn2+ जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करके क्या छीन लेगा, पानी के साथ रिएक्शन करेगा और OH- छीन लेगा। एक OH- गया प्लस, तो यहाँ पे क्या बच गया, H+। ठीक है, LHS RHS में चार्जेस बैलेंस्ड है। तो हमारे पास हमारे पास क्या देगा, एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन, ये एसिडिक सोल्यूशन देगा। नाउ हमारे पास नाइट्रेट आयन कहां से आया होगा, नाइट्रेट आयन आया होगा HNO3 से। एंड नाइट्रेट आयन अगर HNO3 से आया होगा तो ये स्पेक्टेटर आयन है। जो स्पेक्टेटर आयन होता है, स्पेक्टेटर आयन जो होता है वो क्या नहीं करता, वो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, यानी एसिडिक सोल्यूशन है। एसिडिक सोल्यूशन जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट नहीं करेगा। सेम FeCl3 भी सिमिलर है, पर मैं पूरी डिटेल बता ही रहा हूं तो ऐसे ही बता देता हूं। कलर चेंज कर लेते हैं इसमें। अगला है हमारे पास FeCl3। तो FeCl3 में हमारे पास आयंस कौन से, Fe3+। Fe3+, ये ना चेक कर लेते हैं, Fe3+, राइट। तो Fe3+ आयन जो है कहां से आया होगा, FeOH होल थ्राइस। FeOH होल थ्राइस क्या है, वीक बेस। वीक बेस क्या करेगा, वीक बेस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस करेगा, ये हाइड्रोलाइसिस करेगा वीक बेस का आयन। तो हाइड्रोलिसिस करेगा तो रिएक्शन लिख दो, Fe3+ जो है पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक OH देते हैं अभी, तो एक OH दे दिया तो +2 बच गया और यहाँ पे H+ बच गया। तो ये भी हमारे पास क्या दे रहा है, एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन दे रहा है। और हमारे पास Cl- पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, क्योंकि Cl- स्पेक्टेटर आयन है। तो यानी ये एसिडिक सोल्यूशन है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। दिस इज आल्सो एन एसिडिक सोल्यूशन, आंसर नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं कलर वापस से येलो कर लें, K2CO3। नेक्स्ट इज K2CO3। अगर मैं K2CO3 की बात करूं तो पोटेशियम आयन जो है वापस से स्ट्रॉन्ग बेस से आयन आया KOH से, यानी ये स्पेक्टेटर आयन है। स्पेक्टेटर आयन है, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बार बार हमने देख लिया। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन क्या करेगा, कार्बोनेट आयन वीक से आया, हाइड्रोलिसिस करेगा। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो HCO3- और HCO3- के बाद क्या दे देगा, OH-। तो ये OH- निकाल देगा। तो हमारे पास OH- निकाल देगा, यानी ये बेसिक सोल्यूशन देगा, बेसिक सोल्यूशन बनाएगा जो कि हमें चाहिए, यानी ये हमारा आंसर होगा।
तो हमारा आंसर क्या होगा, K2CO3 भी होगा। NH4NO3 को जरा देखते हैं। NH4NO3 ये ब्रेक करेंगे, NH4 वीक से आया है, NH4 हाइड्रोलिसिस करेगा तो NH4OH बनेगा, NH4OH बनेगा, साथ में H रिलीज कर देगा। NO3 माइनस यानी एसिडिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि NO3 माइनस जो है, यहां लिख देता हूं, ये HNO3 से आया है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, यानी ये हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, नो हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। यानी जो NH4 है, NH4 देयरफॉर हमारे पास क्या कर रहा है, NH4 वाटर के साथ रिएक्ट करके NH4OH बना रहा है, ये लिख चुके हैं, पर एक बार और लिख देता हूं, +H+, ये हमें एसिडिक सोल्यूशन देगा, एसिडिक सोल्यूशन देगा, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब हमारे पास ये भी आंसर नहीं है, LiCN हम चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमें पता लग गया 3 आंसर करेक्ट है, LiCN, ठीक है। लिथियम भी हमारे पास अगर हम देखें तो लिथियम प्लस भी हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, Cn- को हम देखें पानी के साथ रिएक्ट करेगा, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, H+ ले लेगा, HCN, ठीक है, डॉट है, कुछ भी नहीं है, रब कर लेता हूं। तो HCN जो बनेगा, अगर हम HCN की बात करें तो साथ में क्या रिलीज होगा, OH-, ये हाइड्रोलिसिस तो नहीं कर रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का आयन है, तो ये हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन देगा, दिस विल गिव अस बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन देगा, यानी हमारे पास ये आंसर है। तो आंसर हमारे पास कौन हो गया, LiCN भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। वैसे हमें पता लग गया था मिनिमम ऑप्शन 3 है, तो ए आंसर आ गया। याद रखना, ये हमें इस तरह के क्वेश्चंस करना आना चाहिए। आपको ये लर्न करना है कि रेड लिटमस पेपर जो है, रेड लिटमस पेपर जब ब्लू हो जाए यानी ये बेसिक सोल्यूशन कर सकता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट्स ऑफ टाइप, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं, उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिए हुए हैं, सॉल्युबिलिटीज हमें निकालनी है, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करें। देखो बहुत डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आया हमने लिखा mx, तो हमारे पास S1 into S1 का स्क्वायर आ जाएगा, और S1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 into 10⁻⁻8। तो S1 की वैल्यू मैं डिटेल में भी करूंगा, मैं डायरेक्ट पहले करके दिखा देता हूं, ये आ गई पहले। एंड S2 बराबर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, S2 लिखने के पहले मैं इसे रब कर देता हूं, अभी तो कैसे लिखेंगे देखो, ठीक है, रब कर दिया है। अब हमारे पास क्या है, mx2। अगर हम mx2 की बात करें, लेट अस टॉक अबाउट mx2। mx2 में हमारे पास क्या होगा, 2, यहां पे 2s2 का स्क्वायर आएगा, यानी 4s2 की पावर 3 आ जाएगा। डायरेक्ट करने की कोशिश करें एग्जाम के हिसाब से। अब हमें थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 10⁻⁻14, 4 गया, ये डेसिमल हटा 15 हो गया, और 4 8 जा 32, तो S2 विल बी इक्वल्स टू 8 into 10⁻⁻15 की पावर 1/3। तो देयरफॉर यहां से S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 into 10⁻⁻5 m, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं S3 देखना चाहूं तो S3 में हम कैसे देखना चाहें, वापस से इरेज करो, पहले समझा देता हूं वरना मैं डायरेक्ट लिख देता। अभी कैसे करेंगे देखो, M3x से तो 3s3 यानी 3 3 या 9 3 27, 3s3 की पावर 3 है, तो 27s की पावर क्या आ जाएगा, 27s3 की पावर 4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये कितना दिया है, 2.7 into 10⁻⁻15। सॉल्व करेंगे तो S3 कितना आएगा, S3 विल बी इक्वल टू 27 से 27 कट गया तो आ जाएगा 10 की पावर -16 की पावर 1/4। तो हमारे पास S3 कितना आ जाएगा, S3 सॉल्व करेंगे 10⁻⁻4 आएगा, हाँ या ना। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज जो आई है, एक आया 2 into 10⁻⁻4, सबसे ज्यादा ये है, यानी डी हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए सबसे ज्यादा S1,
फिर S3, फिर S2 हमारे पास आंसर आ रहा है, यानी डी आंसर होना चाहिए। अब डिटेल में अगर करना चाहें तो कैसे किया, देखो फर्स्ट वाले को मैंने क्या किया, mx लिखा, और फर्स्ट वाले में मैंने लिखा m प्लस और x माइनस, और आपको पता है ये S1 है, ये S1 है। जिसको डिटेल नहीं आती उसके लिए मैं बता रहा हूं, m प्लस की कंसंट्रेशन, x माइनस की कंसंट्रेशन, S1 इंटू S1, ये हो जाएगा S1 स्क्वायर, और ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला हमारे पास क्या है, mx2। mx2 में हम क्या लिखेंगे, m2 प्लस और 2x माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा S2, ये हमारे पास हो जाएगा 2S2। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो KSP हमारे पास कितना हो जाएगा, KSP विल बी इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखते हैं S2 इंटू 2S2 की पावर 2, तो हमारे पास हो जाएगा 4S2 की पावर 3, 4S2 की पावर 3 हमने डायरेक्ट लिखा। तीसरा M3x है, M3x को अगर हम तोड़ेंगे तो 3m, देखो 3m, यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस और x3 माइनस, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3s3 और ये हो जाएगा s3। तो हमारे पास KSP हम किसके बराबर लिख देंगे, KSP लिख देंगे 3s3 की पावर 3 इंटू s3, और 3s3 की पावर क्या हो जाएगी, 27 इंटू s3 की पावर 4। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमने डायरेक्ट लिख लिया, ये हमने डायरेक्ट जब लिखा, S1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया, S3 निकाल लिया, सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी थी, हमने सॉल्युबिलिटी कंपेयर कर ली। तो हमें डायरेक्ट का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, वरना हम डिटेल में करेंगे टाइम बहुत लग जाएगा। 0.1 m NaOH is treated with 0.1 m HA till the end point. एंड पॉइंट तक हमने इसको रिएक्ट कराया। K for HA is 5.6 into 10 power minus 6 and degree of hydrolysis is less compared to 1. Calculate the pH of the solution at the end point. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे फंस जाते हैं, बहुत सारी जगह फंसते हैं, लॉग भी है, बहुत सारी जगह हमें यहाँ पे बच के निकलना पड़ेगा। पहली बात तो जब एंड पॉइंट आता है, एंड पॉइंट पे दोनों के इक्विवेलेंस बराबर हो जाते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ व्हाट, बेस या स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ व्हाट, वीक एसिड। कैसे पता लगा वीक एसिड है, जिसका के दे दे वो वीक एसिड। तो इक्विवेलेंस ऑफ बेस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ वीक एसिड हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया कि बनेगा क्या, Na बनेगा। Na is salt of strong base plus weak acid। strong base plus weak acid का हम pH का फॉर्मूला जरा लगाएं। pH हमारे पास होता है हाफ ऑफ pKw, जब K आ जाए फॉर्मूले में तो प्लस आएगा, प्लस की pK प्लस log C। यहां पे C का ध्यान रखना, C का ध्यान क्या रखोगे, यहां कंसंट्रेशन जो है, जब दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिलाएंगे, व्हेन इक्वल वॉल्यूम इज एडेड, या जब दोनों के इक्विवेलेंस बराबर होंगे तो तुम समझ जाओ कि दोनों का बराबर वॉल्यूम मिलेगा, तभी वो न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि इसका 0.1 है, 0.1 है। देयरफॉर कंसंट्रेशन जो है वो कितनी हो जाएगी, 0.1/2 m, दैट इज 0.05 m। कैसे भी लिख सकते हैं, तो 0.05 m भी लिख सकते हैं, या 10⁻⁻⁻² भी लिख सकते हैं। लॉग आपको सॉल्व करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हम लॉग सॉल्व करें, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे हम इसमें फॉर्मूले वैल्यू डाल देते हैं। सबसे पहले पीके निकाल लेता हूं। पीके निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा लॉग ऑफ के माइनस ऑफ लॉग ऑफ के। के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5.6 इंटू 10⁻⁻6, 5.6 इंटू 10⁻⁻6, तो मैंने 56 लिख दिया। 56 क्या होगा, 7 8 या 56। अगर हम डिटेल में करना चाहें तो मैं तुम्हें लॉग भी बता देता हूं कैसे डिटेल में लॉग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर log 7 log सबको लिखते हैं तो log माइनस ऑफ log 7 माइनस ऑफ log 8 माइनस ऑफ log 10 की पावर -7, ये हो जाएगा -0.85 माइनस 0.9 माइनस माइनस प्लस 7 में से देखो 9 2 जा 18, वैसे
हमारे पास कितना जाना चाहिए था 1.2, तो हम 1.8 की जगह 1.75, तो 5.25 बचेगा प्लस में 5.25 आ गया पीके। देयरफॉर अब पीएच का वैल्यू हम सीधे सीधे निकालेंगे, पीएच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पीके डब्ल्यू प्लस पीके ए माइनस लॉग ऑफ 0.05, ठीक है, 5 into 10 power minus 2, half of 14 plus 5.25 माइनस, इसे क्या लिख देंगे, माइनस log 5 माइनस ऑफ log of 10 power, सॉरी यहां आ जाएगा 10 power minus 2, ठीक। तो हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ 14 प्लस 5.25 माइनस 0.7, ठीक है, प्लस 2 1.3, फर्दर 14 1.3, लगभग ये अप्रोक्सीमेटली 8.9 के आसपास आ रहा है। 8.9 के आसपास पीएच जरा चेक करते हैं कौन सा 8.9 यानी 9 यानी सी आंसर है। सो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एट द एंड पॉइंट हमने निकाल लिया। कई बार लॉग इतना डिटेल में नहीं आता है, एग्जाम में पीके डायरेक्ट दिया जाता है तो टाइम बच जाता है, वहां पे हम 1 मिनट में कर पाते हैं, पर मुझे कुछ कुछ लॉग भी सिखाना था इसलिए मैंने क्वेश्चन को डिटेल में लिया है। अब वीक एसिड HX हैज डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है, सो इफ इट फॉर्म्स अ सॉल्ट, ये सॉल्ट बना रहा है, परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.1 सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो हाइड्रोलिसिस यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए हमसे पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोलिसिस या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमारे पास क्या होता है, देखो हमें अल्फा का फॉर्मूला पता है, स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन सी, पर वो अल्फा होता था, या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में KH आ जाएगा अपॉन सी, KH की जगह क्या लिख लेंगे क्योंकि एसिड है, KW अपॉन KA इंटू सी। KW हमारे पास कितना होता है 10 पावर माइनस 14, नाउ K हमारे पास कितना है 10 पावर माइनस 5, कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, ठीक है, 10 पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा 10 पावर माइनस 8 यानी 10 पावर माइनस 4 आएगा, और परसेंटेज में चाहिए, अगर मेरे को परसेंटेज में चाहिए तो इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 4 इंटू 100%, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 0.01%। इजी है, पर एग्जाम में ये परसेंटेज हाइड्रोलिसिस कई बार हम भूल जाते हैं, ये हमें याद रखना है कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है और फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं, इसका ध्यान रखना है। A solution which is 10 power minus 3 m each in this, इसमें सल्फाइड आयन डाला। अब देखो सिमिलर टाइप के सॉल्ट्स हैं, सब सिमिलर टाइप के सॉल्ट्स हैं, सब में रेशियो 1:1 1:1 1:2 फॉर सिमिलर टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अगर हमें ईज ऑफ प्रेसिपिटेशन बताना है फॉर सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्ट, अगर सिमिलर टाइप के सॉल्ट हैं देन हमारे पास क्या होता है, देन हम कह सकते हैं ईज ऑफ प्रेसिपिटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 KSP। जिसका KSP कम वो आसानी से प्रेसिपिटेट होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पर सिमिलर टाइप के सॉल्ट के लिए लगेगा, सबके लिए नहीं लगेगा। तो इसका KSP सबसे कम किसका है 10 पावर माइनस 54 इज HGS। HGS विल बी द करेक्ट आंसर। अब बोल रहा है प्योर वाटर इज एडेड इनटू द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, ये भी इंपॉर्टेंट परसेंट है। कह रहा है कि अगर प्योर वाटर डाल के 10% इंक्रीज किया वॉल्यूम में, द ग्रेटेस्ट चेंज इन पीएच विल बी ऑब्जर्व। पीएच में चेंज। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। NaHCO3 में मुझे पता है HCO3 माइनस आ रहा है, क्या ये H+ ले सकता है? बिल्कुल, इट कैन एक्सेप्ट H+। क्या ये H+ डोनेट कर सकता है? बिल्कुल। यानी एम्फोटेरिक के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जो H+ ले भी सके, जो H+ दे भी सके, उसके लिए फॉर्मूला होता है pK1 प्लस pK2/2, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ pH इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट?
कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी पानी मिलाने पे पीएच में चेंज नहीं होगा या नेग्लिजिबल होगा। NaOH में तो चेंज होगा, बिकॉज NaOH हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑन एडिंग वाटर पीएच विल चेंज, ऑन एडिंग H2O pH will change, definitely pH will change, pH change होगा। आगे क्या बोल रहा है, बफर दिख रहा है, तो बफर है, बफर का pH remains unaffected, बफर में थोड़ा बहुत एसिड डालने पे या बेस डालने पे pH चेंज नहीं होता, बफर में pH चेंज नहीं होता। वापस से यहां पे डी ऑप्शन अगर हम देखें, डी ऑप्शन में हम क्या देखेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट का पीएच के फॉर्मूले को अगर देखें, हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस pKb, क्या कंसंट्रेशन वाली टर्म आती है, नहीं आती, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, केवल बी डिपेंड कर रहा है, यानी NaOH में कंसिडरेबल चेंज होगा, बाकी में चेंज नहीं होगा। अगेन मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द pH ऑफ विच सॉल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। सिमिलर टाइप का जो अभी हमने क्वेश्चन किया, मैंने 2 बार इसलिए लिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वापस से जैसे 1 नंबर को देखें, हमारे पास क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट का पीएच का फॉर्मूला अभी लिखा था, वापस से लिख देता हूं, अगर बार बार लिखने से तुम्हें याद हो जाए या तुम्हारा फायदा हो जाए। पीके प्लस में आएगा, पीके बी माइनस में रहेगा, याद रखना, ठीक है। ये क्या है, ये तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है 1। 2 नंबर को अगर देखें तो H2PO4 माइनस, वापस से ये H प्लस ले भी सकता है और ये H प्लस रिलीज भी कर सकता है। एम्फोटरिक है, एम्फोटरिक का पीएच का फॉर्मूला, एम्फोटरिक का पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, pH इज इक्वल्स टू, यहां पे कौन सा H प्लस लेगा, पहला, और दूसरा, तीसरे वाले को तो कभी नंबर ही नहीं आएगा, तो pKa1 प्लस pKa2 बाय 2, ठीक है। H प्लस लेगा तो H3PO4 बना देगा, H प्लस डोनेट करेगा, यानी तीसरा H प्लस तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो pK1 और 2 आया, pK3 नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। वापस से थर्ड वाले में अब कौन सा, ये भी हमारे पास एम्फोटरिक है, HPO4 माइनस, एक H प्लस लेगा तो एक और H हो जाएगा, और ये भी H प्लस डोनेट कर देगा तो थर्ड नंबर का H प्लस भी डोनेट कर देगा, यानी एम्फोटरिक है। और एम्फोटरिक के लिए इसका पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा pKa2 प्लस pKa3, इंपॉर्टेंट है, कब 2 और 3, कब 1 और 2 लेते हैं, ये याद रखना। अगला ये वापस से यहीं पे मैं फोर्थ भी मैं यहीं लिख देता हूं। फोर्थ में हमारे पास क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, आपको पता होना चाहिए वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट HCN और NH4OH, तो हमारे पास वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है, पीएच जो है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, यानी आंसर होगा ए। ऑल ऑफ दीज 1 2 3 4 चारों वाले आंसर हैं। द बेस्ट इंडिकेटर, अगेन एक नया हमने क्वेश्चन देखा, इस टाइप की हमने वैरायटी कम देखी है। द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन टाइट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वाह। तो अगर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को हम देखें, देखो वीक एसिड का भी हम लिख लेते हैं, पहले तो यहां हम लिख लेते हैं, देखो सॉल्यूशन समझना, एट द एंड पॉइंट पे हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ वीक एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे, पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, देयरफॉर सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड, सॉल्ट फॉर्म होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास कौन कौन सा लेना है, देखो ध्यान से सुनना, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट क्या बनेगा, CSCCONA, स्ट्रॉन्ग बेस से NaOH से आ गया है, और ये वीक एसिड, यानी ये सॉल्ट बना। अब सॉल्ट का ये जो सॉल्ट बना,
नाउ हम कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग, शुरू में भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हमेशा कोशिश करनी चाहिए सॉल्ट बना लो फिर उसका हाइड्रोलिसिस करो। कंसीडरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्ट, तो सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो Na प्लस पानी के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता? स्पेक्टेटर आयन है, आज ही बात की है बार बार। एसीटेट आयन जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास इक्विलिब्रियम बनेगा, CH3COH बनेगा और OH माइनस रिलीज हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन विल बी बेसिक, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। ये हमें थोड़ा सा आइडिया हमने लिया, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, हम बेसिक समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस किया। देखो बेसिक सॉल्यूशन का पीएच होता है 7 to 14 के बीच। अब अगर 14 पे आ गए तो स्ट्रॉन्ग बेस का हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर हम 8 के आसपास आते हैं, जब हम 8 के आसपास आते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो वीक बेस का आता है, वीक बेस का। वीक बेस क्योंकि क्या हुआ, देखो वापस से पूरा कहानी सुनो। मान लो कोई सॉल्ट बना, हमने दोनों के बराबर बराबर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को डाल दिया। देखो देखते ही आ जाना है क्वेश्चन, मेरे को देखते ही समझ में आ जाता है कैसे आ जाता है, देखना। सॉल्ट बना, दिमाग में आया सॉल्ट, कोई भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ले लो, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस करने पे हमें क्या पता लगा? सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करने पे हमें एक बहुत अच्छी बात पता लगी कि हमारे पास, कलर चेंज करते हैं पहले, हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है। अब बेसिक सोल्यूशन है तो मुझे पता लग गया है तो 7 से 14 के बीच में हमारे पास पीएच आएगा। 14 स्ट्रॉन्ग बेस का होता है तो वीक बेस का हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 के आसपास, 9 के आसपास हमारे पास वीक बेस का पीएच हो जाएगा। तो 8 9 के आसपास वीक बेस का जो पीएच होगा उसकी रेंज जो है 8 9 की कहां पे कवर हो रही है? अगर हम देखें तो ये तो एसिड, ये एसिडिक सोल्यूशन के लिए वैलिड है, ये एसिडिक सोल्यूशन मिथाइल ऑरेंज। अगर मिथाइल रेड की बात करें ये भी एसिडिक सोल्यूशन के लिए वैलिड है, वीक एसिड मान लो। ब्रोमोथाइमोल ब्लू हमारे पास जो होगा ये 7 के आसपास आ रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के आसपास जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन होगा उसके लिए वैलिड है। ये किसके लिए वैलिड है? वीक बेस के लिए। तो वीक बेस के लिए हमारे पास फिनोप्थलीन इज द करेक्ट आंसर। तो हमें पता लगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें कैसे पता लगा कि हमारे पास फिनोप्थलीन सुटेबल इंडिकेटर है? तो हमें पता लगा जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसका न्यूट्रलाइजेशन करने पर या इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो जाएगा? वो वीक बेस बनेगा और वीक बेस का पीएच 9-8 ऐसा हमारे पास रहेगा। बफर कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों को ये नहीं आता है, बच्चे बहुत गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। बफर कैपेसिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इज X। सबसे पहले तो बिना सोचे बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख दें। बफर कैपेसिटी 5 से मैं बता देता हूं, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, पूरा ध्यान सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और लगाते हैं यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ, क्या बोला मैंने? 1 लीटर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। डिवाइडेड बाय क्या करूं? चेंज इन पीएच। ये हमारे पास फॉर्मूला है, जिसको याद नहीं है रट लेना। तो बफर कैपेसिटी में अब हमें एक बात उलझाती है, 1 लीटर यहाँ पे कितना दिया है? देखो यहाँ पे मोल तो दिए ही नहीं है, ठीक है। अब पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मोल निकालने हैं। मोल किसके निकालने हैं बोलो भाई? मोल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के जो भी हम डाल रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन है हमारे पास? क्वेश्चन में किसके बारे में दिया है? NaOH दिया है। NaOH की हमारे पास मोलारिटी दी है। तो सबसे पहले मोल्स कैसे निकालेंगे? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। ध्यान से सुनना, अब मुझे वॉल्यूम नहीं पता, मोलारिटी कितनी है? 1, वॉल्यूम मान लेते हैं V लीटर में आएगा। ये हमारे पास मोल्स आ गए, पर ये मोल्स ध्यान से सुनना, हमारे पास कितना आया? V
मोल्स आ गए, V मोल्स आ गए V लीटर में, V मोल्स ऑफ NaOH। अब फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला देखो ध्यान से सुना, फॉर्मूला कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू 1 लीटर। ये 1 इज इंपॉर्टेंट, वापस से कह रहा हूं 1 इंपॉर्टेंट है। तो 100 ml सॉल्यूशन दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है? 100 ml सॉल्यूशन। ध्यान से सुना, 100 ml सॉल्यूशन जो है, जो भी बफर सॉल्यूशन है, उसमें हमने V मोल्स NaOH के ऐड किए हैं। पर हमें क्या चाहिए? 1000 ml यानी 1 लीटर सोल्यूशन में हमें चाहिए, 1 लीटर सोल्यूशन में हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 V मोल्स आ जाएगा ऑफ NaOH। तो फॉर्मूले में हम अगर वैल्यू डालें, फाई इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर बफर। 1 लीटर बफर में मोल्स डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। चेंज इन पीएच तो 1 दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बफर कैपेसिटी कितनी दी है? बफर कैपेसिटी इज x, ये x दिया है। नंबर ऑफ मोल्स अभी अभी हमने निकाले 10 इंटू V, V इज इन लीटर, याद रखना ये बात। तो V हमारे पास आ जाएगा x बाय 10 लीटर, और मिलीलीटर में करना है तो आ जाएगा V इज इक्वल्स टू x बाय 10 इंटू 1000, दैट इज 100x ml। ये क्वेश्चन बच्चों से बड़ा गड़बड़ हो जाता है, मैंने बहुत डिटेल में किया, वरना 1 मिनट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितने मिनट का है? 1 मिनट का क्वेश्चन, बहुत लेंथी नहीं है, ठीक है। 100x क्लियर? तो हमें आंसर कितना मिल गया? 100x। ये आंसर, सी आंसर आ गया। ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स अंडरगो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। हमें पता होना चाहिए कि कौन स्पेक्टेटर आयन है। हमें ये अगर आइडिया लग जाए तो हम एनायनिक या कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के बारे में बता देंगे। कॉपर सल्फेट है, देखो कॉपर सल्फेट में हमारे पास क्या है? कॉपर 2+ आयन है, ठीक है, और एक है हमारे पास सल्फेट आयन। सल्फेट आयन इज स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन जो है वो कहां से आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड से। अगर हम ध्यान दें तो हमें पता होना चाहिए H2SO4 से आया है, और H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका आयन पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर जरूर रिएक्ट करेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड से आया है, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। जो एनायन है वो स्पेक्टेटर आयन है, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो A नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्कनेक्ट हो गया। NH4Cl B अगर हम देखें तो NH4Cl में हमारे पास क्या होगा? NH4 प्लस है प्लस Cl माइनस है। अब Cl माइनस इज एनायन। एनायन क्या है? स्पेक्टेटर आयन है वापस से, क्योंकि ये कहां से आया? HCl से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सी ऑप्शन में भी हमारे पास Cl माइनस है, तो ये B भी नहीं होगा और C भी नहीं होगा। जरा डी ऑप्शन डायरेक्ट देख लें तो डी ऑप्शन में हमारे पास K2CO3 है। हमें पता है K प्लस से मतलब नहीं, एनायन के हाइड्रोलिसिस से मतलब है, तो ये CO3 एनायन जो है वो स्पेक्टेटर आयन नहीं है। ये कहां से आया? H2CO3 से आया, और H2CO3 से जो आया है वो हमारे पास क्या है? वीक एसिड। वीक एसिड का जो आयन है वो हाइड्रोलिसिस करेगा, यानी ये CO3 पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? HCO3 प्लस एक H+ ले लेगा तो OH- आयन बच जाएगा, यानी D इज द करेक्ट आंसर। इसमें हाइड्रोलिसिस शब्द का मतलब है रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। पानी के साथ रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास किसकी ज्यादा होगी? कार्बोनेट आयन। Which of the following has the highest degree of ionization? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी कंसंट्रेशन कम होगी तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा, तो डी आंसर है। जितनी कंसंट्रेशन कम होगी पानी में उतनी आसानी से टूटेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2
इन 0.1 सोल्यूशन ऑफ NaF वुड बी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम ये इस तरह के नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आते हैं। अगर आप इस महा रिवीजन कोर्स को ढंग से कर लेंगे तो मेरे को लगता है इसमें से काफी क्वेश्चंस हमारे पास बैठ भी सकते हैं। अब हमारे पास NaF है, तो NaF जो है स्ट्रॉन्ग है, जिसका KSP दे दिया जाए वो हमारे पास वहां पे नेग्लिजिबली डिसोसिएट होगा। NaF का KSP नहीं दिया है तो हम कई बार अगर हमें नहीं भी आता है तो हम पहचान सकते हैं। तो NaF जितना है, एक NaF को फोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक F माइनस आएगा। तो 0.1 को फोड़ेंगे तो ये तो 0.1 आया, ठीक है। प्लस 2s लिखते हैं, हम लिखते कैसे हैं, प्लस 2s ये s, तो 2s विल बी नेग्लिजिबल। इसका जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग से जो F माइनस आया उसके कंपेयर में इसकी सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल होगी। KSP अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, KSP इज इक्वल्स टू कैल्शियम 2 प्लस आयन, F माइनस का स्क्वायर करना मत भूलना, हम बहुत बार ये गड़बड़ कर पाते हैं या कर जाते हैं। 3.4 इंटू 10 पावर माइनस 11, कैल्शियम 2 प्लस की कंसंट्रेशन S, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 का स्क्वायर, तो S की वैल्यू आ जाएगी 3.4 इंटू 10 पावर माइनस 9, तो माइनस 9 इज करेक्ट आंसर, ठीक। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि ये 0.01 नीचे आएगा, ऊपर जाके 100 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ MnS को डाइल्यूट HCl में डाल दिया। पहले सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, यानी Mn2 प्लस है और S2 माइनस है। देखते ही पता लग गया कि S2 माइनस HCl में H प्लस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और H प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2S। तो ए ऑप्शन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MnCl2 इज लेस देन दैट ऑफ MnS। इसके बारे में कोई डिटेल नहीं पता। नेक्स्ट, मोर करेक्ट ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं और मोर इजियर ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। कंसंट्रेशन जो है कॉम्प्लेक्स बना, अब हमें मान लो नहीं आता कि कॉम्प्लेक्स बनता है नहीं बनता है, स्किप मारते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इज लोवर्ड बाय ऑक्सीडेशन टू फ्री सल्फर, इतना कुछ समझ में हमारे नहीं आया। Concentration of sulfide ion is lowered by formation of weak acid H2S, ये हमें दिख रहा है कि ये सल्फाइड आयन H प्लस के साथ H2S बना लेगा। जब ये H2S बना लेगा तो H2S बनाने के बाद रिएक्शन कहाँ जाती जाएगी, रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्शन को देखेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है। The solubility of FeOH whole thrice would be maximum। पहले देखो, FeOH whole thrice हमारे पास क्या बेस है, वीक बेस है। वीक बेस क्या करेगा, OH माइनस देगा। FeOH whole thrice वैसे तो देखते हैं हमारे पास इसका आंसर आ गया, फिर भी मैं लिख देता हूं डिटेल्स। OH माइनस को जो खाएगा, जैसे ही OH माइनस को खाएगा रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसको कौन कंज्यूम कर लेगा, H प्लस फ्रॉम H2SO4, क्योंकि H2SO4 में इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। यहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है, 0.2, क्योंकि ये फोड़ेंगे एक H2SO4 को फोड़ेंगे, दुगने H प्लस निकलेंगे। यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 है, तो बेस है, इनसे कोई मतलब है ही नहीं। तो एसिड की प्रेजेंस में OH माइनस क्या करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा H प्लस H2SO4 से, OH माइनस H2SO4 के H प्लस से रिएक्ट करेगा, तो आंसर क्या आएगा, D। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन द गिवन सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हमने बार बार किया है, नहीं किया है तो फिर देख लेते हैं। AgBr जो है, पहले वाला केस अगर हम देखें तो Ag प्लस जो है अमोनिया के साथ, पहले तो मैं लिखता हूं AgBr का इक्विलिब्रियम, AgBr का इक्विलिब्रियम लिखेंगे Ag प्लस और Br माइनस। Ag प्लस जो है अमोनिया के साथ क्या करता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना देता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है अमोनिया के साथ। जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा Ag प्लस की कंसंट्रेशन कम होने में लगेगी। जब Ag प्लस की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। देखते हैं बाकी ऑप्शंस भी कंसीडर करते हैं, सेकंड वाले पे आते हैं।
कलर वापस से चेंज करते हैं। सेकंड में हमें AgNO3 की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रिएक्शन का आएगी बैकवर्ड, ये 0.1 है, और यहाँ Br माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। देखो क्या हो रहा है, AgBr है, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, Ag प्लस और Br माइनस है। Ag प्लस की कंसंट्रेशन अगर हम 0.1 कर देंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, पर अगर ये 0.2 कर देंगे Br माइनस तो और ज्यादा बैकवर्ड जाएगी। जितना ज्यादा प्लग बढ़ाएंगे उतनी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, जितना प्लग बढ़ाओगे उतनी बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। तो अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें, थर्ड पार्ट को देखें, तो AgBr का इक्विलिब्रियम ज्यादा बैकवर्ड होगा अगर हमारे पास Br माइनस जो क्वेश्चन में 0.2 हमने मिला। तो प्योर वाटर में तो जो नॉर्मली रहता है वही रहेगा। तो इन दोनों में तो हमारे पास क्या हो रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट। यहाँ क्या हो रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। किस में ज्यादा बैकवर्ड जा रहा है, थर्ड वाले में ज्यादा बैकवर्ड जा रहा है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बैकवर्ड या मोर बैकवर्ड। यहाँ पे लिख देता हूं, ज्यादा बेटर है, सॉरी, यहाँ लिख देता हूं मोर बैकवर्ड। मोर बैकवर्ड, ज्यादा बैकवर्ड जाएगी ये रिएक्शन। तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किस में, सबसे ज्यादा हमारे पास 1, पहला केस हमारे पास सॉल्युबिलिटी किस में ज्यादा होगी, डिस्कनेक्ट हो गया, हाँ, इन कलर चेंज करते हैं। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से 1 में लिख देना, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसके बाद सॉल्युबिलिटी किस में आएगी, 4 के बाद बैकवर्ड कहां ज्यादा जा रही है, यहां, यानी सेकंड, और ये लास्ट में हमारे पास आ जाएगा थर्ड। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास आंसर क्या होगा, 1, 4, 2 और 3, आंसर ए आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का ध्यान रखना। बाकी थैंक यू वेरी मच। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कोई पैटर्न का क्वेश्चन तुम्हें पूछना है, यू कैन ऑलवेज कॉल मी अप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।